विधानसभा के, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो या फिर उपचुनाव। इलेक्शन मतलब न्यूज 18। आप सभी दर्शकों की रुचि और जुड़ाव हमारे साथ ही रहा और इसी वजह से हम आपका भरोसा जीत पाए। एक बार फिर एमपी में चुनावी चौसर बिछी है। नेताओं के बीच परस्पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। दावे और घोषणाओं की बाढ़ सी आई हुई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों की आने वाली कई सालों तक की दशा और दिशा तय कर देगा ये चुनाव। ये बता देगा कि कौन सा दल, कौन सा नेता असल मायने में टिकाऊ है। खैर, तो न्यूज 18 एमपी लेकर आया है एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें एमपी की मौजूदा सियासत को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं उन सभी का जवाब होगा। एमपी की सियासत के जितने भी बड़े चेहरे हैं वे सारे इस मंच पर होंगे और खुद बताएंगे कि उनका एजेंडा क्या है। तो शुरुआत करते हैं बेहद खास कार्यक्रम ई एजेंडा मध्य प्रदेश। तो कार्यक्रम का आगाज करने से पहले जल्दी से दिखाते हैं मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात क्या हैं और जनता जनार्दन किसके साथ जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार उपचुनाव की जितनी चर्चा है शायद ही कभी किसी प्रदेश में हुई हो, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके नतीजों पर मौजूदा सरकार का वजूद। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता इस बार जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिशों में लगे हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाता है। यहाँ की विधानसभा में फिलहाल 27 सीटें खाली हैं। इन सभी सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसातें बिछा दी हैं। चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो वो जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि अभी भी पांव पांव वाले भैया और बच्चों के मामा यानी शिवराज लोगों के न सिर्फ दिल में है बल्कि प्रदेश की पहली पसंद भी। वही विपक्ष को बीजेपी उपचुनाव में पटखनी देकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो प्रदेश को स्थिर सरकार दे सकती है। हालांकि कांग्रेस का ये दावा है कि 15 महीने से जो उसने सरकार चलाई, कानून व्यवस्था की लगाम को मजबूत किया, मिलावटखोरों पर नकेल कसी, कर्ज में डूबे किसानों को कर्ज मुक्त किया, लेकिन उनके ये तमाम दावे जिसमें वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, उनको दोबारा सत्ता में लाने में कितनी मददगार होगी। खुद कमलनाथ भी कह चुके हैं कि चुनाव न सिर्फ हार और जीत तय करेंगे बल्कि ये प्रदेश का भविष्य भी। वैसे सीएम शिवराज ने चंबल से ये ऐलान कर दिया है कि बीजेपी ही जनता की पहली और आखिरी पसंद है और हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो चुनाव प्रबंधन में जीत की रणनीति बनाने वाले भूपेंद्र सिंह बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जिन पर संगठन सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वहीं सीएम के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में उनकी गिनती होती है। चुनाव के वक्त जीत की रणनीति बनाने और क्राइसिस के वक्त पार्टी को मुश्किल दौर से निकालने में माहिर भूपेंद्र सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। पार्टी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में सौंपती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने से लेकर पार्टी पदाधिकारियों के बीच इनकी पैठ इतनी जबरदस्त है कि वो आने वाले सियासी हलचल को न सिर्फ जल्दी भांप लेते हैं बल्कि उसकी कार्ड भी तत्काल ढूंढ लेते हैं, जो न सिर्फ पार्टी को मुश्किल दौर से निकालने में मददगार साबित होती है बल्कि विरोधियों को भी चुनावी चौसर पर चारों खाने चित कर देती है। तो चलिए चलते हैं सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी के पास, जहां न्यूज 18 के ई एजेंडा मंच में मौजूद हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन मतलब न्यूज 18, तो न्यूज 18 के एजेंडा एमपी में अब हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि
अक्सर ये बात कही जाती है, हालांकि कही थी दिग्विजय सिंह ने कि चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं, तो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र जी के पास है। भूपेंद्र जी, क्या उम्मीद करके चल रहे हैं आप ये जो उपचुनाव है उसको लेके? देखिए प्रवीण जी, उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही तैयारी कर रही है और हम लोग अभी तक प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी बूथ कमेटी बन गई है और उसके नीचे भी जाके हम लोगों ने प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पेज प्रमुख जो हम लोग बनाते हैं वो पेज प्रमुख भी हम लोगों ने बना लिए हैं और लगभग जो 27 विधानसभा है उसके करीब 7,000 पोलिंग बूथ पे हम लोग बूथ तक पहुंच गए। लेकिन ये कह रही है कांग्रेस के, चूंकि चोरी की आप लोगों ने उनकी सरकार, तो कह रही है कि इस बार हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ये क्लेम कर रही है, जनता लड़ेगी आपके खिलाफ। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की सरकार अगर गई है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। ये कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह थी, उस अंतर्कलह में सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और इसलिए ये बात कहना ठीक नहीं है कि सरकार की चोरी की गई। ये कांग्रेस की अपनी अंदर की कमियां थी, जिन कमियों के कारण उनकी सरकार गई है और इन 5 महीने में हम लोगों ने जनता का विश्वास जीता है। अभी कैसा रिएक्शन है पब्लिक का? कई जगह लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भी क्लेम कर रही है कि कैंडिडेट तो इनके जा भी नहीं पाएंगे लोगों के पास जनसंपर्क करने के लिए। देखिए प्रवीण जी, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव 3 चीज़ों पे होते हैं। एक तो चुनाव के मुद्दे क्या है, दूसरा चुनाव में नेतृत्व किसका है, तीसरा चुनाव में आपके पास संगठन या कैडर कैसा है। तीनों मुद्दों पर अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस के पास चुनाव में क्यों लोग कांग्रेस को वोट दें, इसका कोई मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं और कैडर तो कांग्रेस में कभी था ही नहीं और इसलिए ना नेता है, ना मुद्दे हैं और ना कैडर है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। हमने जो 5 माह में काम किया है मध्य प्रदेश में, इस काम के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। कांग्रेस पूरे चुनाव अभियान में अभी तक हम देखें तो कहीं पर भी कांग्रेस के नेताओं ने विकास की बात नहीं की है। कांग्रेस के नेता अनावश्यक मुद्दे उठाकर और चुनाव की दिशा बदलना चाहते हैं, चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर ले जाना चाहते हैं, जबकि हमारी रणनीति ये है और वास्तविकता भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंटिन्यू रहे, माननीय स्वराज जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करें और इसलिए फिर स्वराज फिर भाजपा, इस मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास, गरीब का कल्याण, किसान का कल्याण, युवाओं का कल्याण, इन सब मुद्दों पर हम लोग जाएंगे। कांग्रेस इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रही है। मैं ये मान के चलता हूं कि चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, तो कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव ना लड़के कांग्रेस एक नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है और हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स को लोग स्वीकार नहीं करते। मोदी जी और राहुल गांधी के मामले में भी हम लोगों ने यही देखा कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने नेगेटिव पॉलिटिक्स की और मोदी जी और बड़े बहुमत के साथ आए और इसलिए वही स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की होने वाली है। अच्छा, जरूरत आपको बहुत कम है, आप 107 में हो, 9 और चाहिए आपको मैजिक फिगर तक आने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पूरी की पूरी सीटें जीतनी है अगर उन्हें मेजॉरिटी लानी है तो। लेकिन पसीना आप लोग ज़्यादा बहा रहे हो, वो तो निश्चित है। एक भी उन्होंने ग्वालियर चंबल कोई दौरा ही नहीं किया।
देखिए, कांग्रेस ये मान के चल रही है कि हम नेगेटिव मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे और नेगेटिव मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में चुनाव में कभी मैदानी मेहनत करने की संस्कृति कभी नहीं रही। कांग्रेस की चुनाव लड़ने की एक अपनी अलग पद्धति है, एक अलग प्रक्रिया है। वो अपने ढंग से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसलिए हमें अपने पूरे कैडर को रिव्यू करना पड़ता है। पूरे कैडर को हमें नीचे से लेकर ऊपर तक एक बार पूरी संरचना हम लोगों को करना पड़ती है और हम लोग कैडर के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और इसलिए मैदानी मेहनत हम लोगों की स्वाभाविक रूप से हम लोग ज़्यादा करते हैं। कांग्रेस परिस्थितियों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को ये लगता है कि परिस्थितियाँ होंगी तो जीत जाएंगे और नहीं होंगी तो नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कंपनी की तरह काम करती है। कांग्रेस कोई पार्टी की तरह काम नहीं करती, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो कंपनी जैसा लाभ नुकसान देखती है वैसा ही लाभ नुकसान देख के कांग्रेस काम करती है। तो लेकिन इससे होता यह है कि वो जो उनका हौसला बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा चिंतित हैं इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो डरे हुए ये लोग ज़्यादा हैं, हम इत्मीनान रखें, ऐसा उनका हौसला भी कांग्रेस का इसमें बढ़ सकता है। देखिए, कांग्रेस को वास्तविकता पता है, कांग्रेस को यथार्थ पता है, कांग्रेस को परिणाम भी पता है। कांग्रेस ये सारी एक्सरसाइज दिखाने के लिए इसलिए करती है कि जिस तरह से कांग्रेस के एमएलएज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिस तरह से कांग्रेस के एमएलएज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस ये विश्वास बनाए रखने की कोशिश करती है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और अब हम फिर से वापस आ रहे हैं। और ये भ्रम का वातावरण बना के जो कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं वो कांग्रेस छोड़ के ना जाए, इसलिए ऐसा वातावरण कांग्रेस बनाने की कोशिश करती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं उसको लेके आप लोग जा रहे हैं मैदान में, लेकिन एक बात यह भी है कि जो अनूपपुर का मुद्दा होगा, अनूपपुर की जो मुश्किल होगी वो सुर्खी की नहीं होगी, जो सुर्खी की होगी वो ग्वालियर चंबल की नहीं होगी। तो आपको लगता है लोकल मुद्दे भी काम करेंगे इस बार के चुनाव में? नहीं, देखिए, हम लोग स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्थानीय विकास के मुद्दों की हम बात करेंगे, स्थानीय विकास के मुद्दे हम लोग कर भी रहे हैं, परंतु पूरे प्रदेश का चुनाव का हमारा एक घोषणा पत्र होगा और वो मध्य प्रदेश का विकास हमारा होगा। इन 5 माह में जो मध्य प्रदेश में हमने विकास के निर्णय लिए हैं वो, और आने वाले समय में जो विकास के काम हम लोगों को करना है वो हमारे प्रदेश का एक ही घोषणा पत्र होगा। बाकी स्थानीय मुद्दे हैं तो स्थानीय स्तर पर वो मुद्दों पर बातचीत होगी। अभी नए मेहमान बहुत सारे जो आपके यहाँ आ गए, उसके बाद से जो घर के लोग हैं वो बड़े असहज हो रहे हैं, ऐसा रिफ्लेक्शन आता है। कभी पवैया साहब के ट्वीट आ जाते हैं, कभी कमरा बंद बैठे हैं गौरीशंकर सेजवार साहब की और बाकी लोगों की हो जाती है। आपके यहाँ सुर्खी में पारुल साहू भी नाराज, तो ये नाराजगी महंगी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए प्रवीण जी, स्वाभाविक रूप से जब नए लोग पार्टी में आते हैं तो जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनके मन में अपने भविष्य को लेके या नेतृत्व को लेके स्वाभाविक मन में थोड़ी बहुत पीड़ा होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि एक बार पार्टी नेतृत्व जो निर्णय कर लेता है उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वीकार करता है और सभी ने निर्णय को स्वीकार किया है। और जो नए लोग आए हैं वो सब मिलके, और देखिए हम लोगों ने लोगों से यही कहा कि सरकार तो 5 साल की बनी थी कांग्रेस की, 5 साल का एमएलए बना था, तो अगर वो मिड इलेक्शन हो रहा है तो 3 साल के लिए हो रहा है और 3 साल के बाद जो आगे परिस्थितियां होंगी वो होंगी। इसलिए अभी तो हम लोग 5 साल उस सीट को छोड़ के ही चल रहे थे। तो ये सारे विषय लोगों के सामने जब आते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भविष्य इस उपचुनाव के ऊपर निर्भर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो। अच्छा, क्यों वोट देना चाहिए भूपेंद्र जी पब्लिक को, आपकी पार्टी को, इन 27
या ये 28 भी मान लीजिए हो जाए तो इस विधानसभा के लोगों को क्यों चुनना चाहिए? देखिए, इसलिए चुनना चाहिए कि कांग्रेस का हम लोगों ने दिग्विजय सिंह की भी सरकार देखी है और 1.25 साल में कमलनाथ जी की भी सरकार देखी है। इस 1.25 साल में मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों के साथ धोखा हुआ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ, बेटियों के साथ धोखा हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ, और एक भी विकास का कार्य 1.25 वर्ष में मध्य प्रदेश में नहीं हुआ जो कोई ये कह दे कि विकास का कार्य हुआ है। मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी, आतंक का वातावरण मध्य प्रदेश में बना के रखा था। इसका मकान तोड़ दो, उसकी दुकान तोड़ दो, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। प्रदेश में कोई भी नई सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई, कोई नए सड़कों के काम स्वीकृत नहीं हुए, कोई विकास की नई योजनाएं नहीं थी, कोई मैदानी स्तर पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक किसी को जाने की फुर्सत नहीं थी। तो कांग्रेस ने 1.25 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके आधार पर प्रदेश विकास में आगे बढ़ा हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम लोग जब सरकार में 2003 में आए तब बिजली का संकट था, तब सड़कों का संकट था, सिंचाई का रकबा बहुत ना के बराबर था। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमारे यहाँ ना तो कोई समुद्री किनारा है कि हमारे पास शिपिंग का एक कारोबार हो सकता है, या हम कोई ऐसे राज्य नहीं है जो किसी सीमावर्ती देश से लगा हुआ हमारा राज्य हो तो स्वाभाविक रूप से एक सड़कों का जाल बिछता है, बाकी काम होता है। हमारा राज्य मध्य में है, तो हमारे राज्य में विकास का एक ही आधार था और वो था सिंचाई का रकबा हम बढ़ा के और कृषि का उत्पादन बढ़ाएं। और पिछले समय में हम लोगों ने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, बिजली 24 घंटे देने का काम हम लोगों ने किया, और सिंचाई का रकबा बढ़ने का लाभ ये हुआ कि आज देश में मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे है। आज हम चावल जो हमारा है, चावल के मामले में भी अब हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उसमें देश में हम नंबर 1 पे हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन में 10वां स्थान था मध्य प्रदेश राज्य का। आज हमारे प्रदेश का पहला स्थान कृषि उत्पादन के मामले में देश में है। ये तभी संभव हुआ है जब हमने लोगों को पानी दिया है और बिजली दी है। आज सड़कों का जाल पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। मध्य प्रदेश में आज लोग मध्य प्रदेश को शांति का टापू मान के चलते हैं। और मध्य प्रदेश में जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनी, वो योजनाएं अपने आप में अभिनव योजनाएं हैं पूरे देश में। उसका भी लाभ गरीब वर्ग को, गरीब परिवारों को मिला है। और इसलिए हर क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 पर रहे हैं। अगर देश में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई तो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पे है। अगर आज देश में स्ट्रीट वेंडर योजना लागू है तो उसमें देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से रात दिन मेहनत करते हैं और एक एक योजना को मिशन के रूप में लेते, एक एक काम को मिशन के रूप में लेते हैं। और इसलिए चाहे वो माननीय मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हो, उसमें आज हम देश में नंबर 1 पे हैं। तो जो मध्य प्रदेश में एक मिशन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज के समय में लोग सिर्फ विकास पे वोट देते हैं और किसी बातों पे वोट नहीं देते हैं। अब भारत का जो चुनाव का ट्रेंड है वो पूरी तरह से विकास पे आधारित हो गया है। अब लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं करते हैं और कांग्रेस के पास कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स है नहीं, और इसलिए हालत कांग्रेस की आज देश में और प्रदेश में है। लेकिन एक बात है, पिछले चुनाव में वोटर ने जिनको नकारा, आपसे नाराज था इसलिए दूसरे को चुना उसने उन इलाकों में। अब आप उसे एक 15-16 महीने बाद फिर कहेंगे कि अब इसे फिर अपना लो, तो आपको लगता है कि बड़ी चुनौती आपके लिए है कि भाई वोटर बोलेगा कि नहीं हम तो इन्हें पसंद नहीं करते थे इसीलिए वोट नहीं किया था इनको? देखिए, हम ये कहेंगे ही नहीं कि इनको अपना लो। हम ये कहेंगे कि आप क्या मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं?
आप क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं? आप क्या शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हम इन मुद्दों पर वोट मांगेंगे। हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी और राज्य का विकास महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्याशी तो एक निमित्त है, परंतु वोट हम प्रदेश के विकास के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और शिवराज जी के नाम पर मांगेंगे। एक वक्त था आप लोग बहुत तमाम जितनी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर मजाक उड़ाते थे कांग्रेस का कि उनमें गुटबाजी बहुत है, खंडों में बटी हुई है। अब कांग्रेस भी कहती है कि भाई वो दृश्य तो बोला, अब तो भाजपा का भी कांग्रेसीकरण हो गया, उनका अलग अलग गुट हो गए। अब सिंधिया जी का अलग गुट, तोमर साहब का अलग गुट, आपका अलग गुट, नरोत्तम मिश्रा जी का अलग गुट, शिवराज जी का अलग गुट। तो कह रहे हैं कि भाई गुटबाजी तो अब बीजेपी में ज़्यादा है। देखिए, कांग्रेस के लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी को या तो ठीक तरह से समझ नहीं पाए और या फिर समझते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें गुटबाजी को कोई स्थान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो निर्णय ऐसे होते हैं कि उसको सब स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। भारतीय जनता पार्टी में यही संभव है कि आज नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब देश में माननीय आडवाणी जी, सुषमा जी अब नहीं है, जेटली जी, राजनाथ जी, ये सब सीनियर लीडर थे, पर पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो सारे लोगों ने स्वीकार किया कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पारिवारिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो निर्णय कई स्तर पे होते हैं, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाद को कोई स्थान नहीं है। जो हमारी मातृभूमि संस्था है वो व्यक्तिवाद का वहाँ कोई स्थान नहीं है। उसी विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी गुटबाजी करता है उसका कोई भविष्य आगे नहीं होता। हमने शहडोल लोकसभा बाई इलेक्शन के वक्त से देखा, फिर अटेर में भी देखा, मुंगावली में देखा। बाई इलेक्शन और इलेक्शन जब भी होते, मतलब जब आपकी जवाबदारी अपने लिए कम हो, विधानसभा क्षेत्र में व्यस्त नहीं, तो बड़ा क्राइसिस मैनेजर की तरह पार्टी आपको यूज़ करती है कि इलेक्शन को लेके मैनेजमेंट को करना है। तो क्या बड़ा मैनेजमेंट का वो फंडा जो आप सार्वजनिक कर सकोगे, क्या तैयारी 27 सीटों के लिए चल रही है आपकी? देखिए प्रवीण जी, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये मानता हूँ कि पार्टी जिस काम को दे उस काम को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करना चाहिए, तो पार्टी का आपके प्रति विश्वास रहता है। मैंने जब भी पार्टी ने जो काम दिया उसको पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से किया। मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको सिंहस्थ का काम देखना है। 3 महीने पहले मुझे सिंहस्थ का प्रभारी मंत्री बनाया और जिस दिन प्रभारी मंत्री बनाया उसी दिन मैं घर से कपड़े लेके निकला और जब सिंहस्थ संपूर्ण हो गया, जब सिंहस्थ पूरा हो गया, तो उसके 3 महीने बाद मैं पूरे 3 महीने उज्जैन में रहा। 3 महीने एक बार भी घर नहीं गया और 3 महीने बाद में लौट के फिर जब सिंहस्थ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया तब उसके बाद मैं लौट के गया। दूसरा, मैं ये मान के चलता हूँ कि व्यक्ति का काम दिखना चाहिए। व्यक्ति राजनीति में काम कम दिखता है और उसको अगर बताने की कोशिश ज़्यादा करते हैं तो उससे विश्वास टूटता है। आपके कामों से आपकी पहचान होती है। उज्जैन में मैं आपको निवेदन करूं, सिंहस्थ में मैंने कहीं पर भी 3 महीने मेरा एक भी फ्लैक्स नहीं लगा, कहीं पर भी एक भी फ़ोटो नहीं लगी, कहीं पर भी मैं सबसे आग्रह किया था कि आप कहीं पर मेरा फ़ोटो नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ भगवान की। और जब सिंहस्थ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया तो ना तो मेरा कोई फ्लैक्स लगा था, ना कोई फ़ोटो लगा था, पर उसके बाद पूरा यश उसका मिला।
तो व्यक्ति को अपना जो काम उसको मिला है वो काम उसको ठीक ढंग से करना चाहिए। और इसलिए पार्टी को ये विश्वास है मेरे ऊपर कि इनको जो काम दिया है, जितनी इनकी समझ है उतनी समझ से उस काम को पूरी मेहनत से करेंगे। और इसलिए पार्टी समय समय पे काम देती है। और वर्तमान में मुझे चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा हुआ है। मुझे जब से जुलाई में ये काम मिला तब से लेके अभी सितंबर सेकेंड वीक है, अभी तक हम लोग 28 मीटिंग कर चुके हैं। लगभग हर 2-1 दिन में हम लोग बैठते हैं और बैठ के चुनाव की तैयारियों पर एक एक तैयारी पे हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक तैयारी की प्लानिंग करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी पूरी हम लोग निगरानी करते हैं। तो पार्टी को लगता है कि काम ठीक से हो रहा है तो पार्टी आपके प्रति विश्वास व्यक्त करती है। और वो विश्वास बना के रखना, किसी भी कार्यकर्ता को अगर राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना है तो विश्वास रख के और लो प्रोफाइल चल के ही राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। कई लोग लंबी छलांग के चक्कर में नुकसान कर लेते हैं। इसलिए राजनीति में धैर्य और लो प्रोफाइल रह के अगर आप काम करोगे तो आपका मूल्यांकन पार्टी समय समय पे करती है। एक आपके पास जो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अभी 2 आयोजन आपने बहुत जल्दी जल्दी कराए। एक गरीबों के लिए सस्ता आवास वाला, दूसरा ये जो पलायन करके जो मजदूर आए रेहड़ी खोमचे वालों के लिए, दोनों मोदी जी को लेके आए। तो जो सियासी समझ रखने वाले लोग हैं वो ये आकलन कर रहे हैं कि बहुत चतुराई से आपने एमपी के इलेक्शन में मोदी जी की वर्चुअल एंट्री करा दी इस बहाने। देखिए, उसको इलेक्शन के नज़रिए से हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोगों ने सोचा कि एक ये हम लोगों को अवसर मिला है, चुनौतियाँ अवसर लेके आती हैं और हम लोगों को लगा कि एक अवसर मिला है। और इसलिए इस पूरे अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सारा श्रेय उन्हीं को है, इसकी डेली मॉनिटरिंग की। मैं भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था और लगातार हम लोग जो हमारे नीचे के अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत करके इस बात का प्रयास कर रहे थे कि इस योजना में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग लाभान्वित हों। इसलिए बैंकर्स से बात करना, बाकी चीज़ें करना, और उसका ही परिणाम ये हुआ कि आज देश में हम पहले स्थान पे हैं। इस स्ट्रीट वेंडर योजना में कुल जो डिस्बर्समेंट है उसका 85% मध्य प्रदेश ने किया है। देश का कुल जितना भी हुआ उसका 85% मध्य प्रदेश ने किया है। हम लोगों ने 1,08,000 लोगों को तो पैसा दे दिया और 1,59,000 लोगों के केस हम लोगों ने स्वीकृत कर दिए और ये संख्या हम 5 से ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर कोई सरकार की योजना है और उसको आप मिशन के रूप में लेते हो तो समाज का भी कल्याण होता है। आज प्रदेश में इतने लोगों का कल्याण हो गया और सरकार को भी इसकी क्रेडिट मिलती है। प्रधानमंत्री जी को भी ये लगा कि मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया है तो उनका मध्य प्रदेश के लोगों से संवाद भी हुआ। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब ये कहने की बात नहीं है। देखिए, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का आवंटन कम कर दिया था। उनने जो 8 लाख का आवंटन था उसको 1.5 लाख कम कर दिया। अब अगर वो 1.5 लाख मकान और गरीबों के बन गए होते तो सरकार का कोई नुकसान इससे नहीं होता। पर हम लोगों ने उसके बाद आने के बाद जो आवासों का काम रुका था, मैं स्वयं इसकी प्रत्येक वीकली समीक्षा करता हूँ और हमने निर्देश दिए कि जहाँ पर गति स्लो है वहाँ का पैसा निकाल के जहाँ प्रोग्रेस अच्छी है वहाँ डाल दो। तो जहाँ काम प्रोग्रेस थी पर पैसा नहीं था, वहाँ रुका हुआ था, वो पैसा हमने वहाँ से निकाल के वहाँ डाल दिया। तो हमारे मकानों की प्रोग्रेस एकदम तेज़ी के साथ आ गई और जो मकान थोड़े थोड़े पैसे के कारण रुके थे वो बन गए और हम लोगों ने 1.5 लाख मकान कम समय में 45 दिन से 60 दिन के समय में बनाकर हम लोगों ने दे दिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को लगा कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने समय दिया, हितग्राहियों से बात भी उन्होंने की और इस तरह से इस योजना का लाभ हमने प्रदेश की जनता को दिलाया। तो आपका जो राज्य का नेतृत्व होता है, जो मुखिया होता है मुख्यमंत्री के रूप में, उनका कितना किस योजना के प्रति
समर्पण है, कितनी ललक है, उसके आधार पर पूरा प्रशासन और सारी सरकार चलती है। और माननीय स्वराज जी एक एक योजना को लेकर जिस तरह से उसको रिव्यू करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, मंत्रियों को मदद करते हैं, उस कारण से ही आज मध्य प्रदेश हर योजना में नंबर 1 पे है। तो मोदी जी की इमेज का भी तो योजना के लाभ दिलाने पे संशय नहीं है, मोदी जी की इमेज का भी तो आप लोग मतलब इलेक्शन में एक तरह से आप लोगों ने लाभ ले लिया। नहीं, देखिए निश्चित रूप से मोदी जी हम लोगों के देश के ही नेता है और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो हम सब ने देखी है और स्वाभाविक रूप से मोदी जी मध्य प्रदेश में अभी लगातार जुड़े हैं, तो उसका लाभ हम लोगों को इस उपचुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी हम लोग आगे और योजनाएं उनमें भी कोशिश करेंगे कि माननीय मोदी जी को हम लोग जोड़ सकें, उनका समय हम लोगों को मिल सके, पर जो समय मिला है उसका लाभ हम लोगों को इस चुनाव में जरूर मिलेगा। तो एजेंडा एमपी के इस सेशन में इतना ही आपने देखा होगा, जो जिस तरह का इंप्रेशन है भूपेंद्र जी का कि वो इलेक्शन बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत साइलेंटली मैनेज करते हैं। मैंने देखा उन्हें बहुत पहले से इस तरह से काम करते हुए। भूपेंद्र जी, आपने न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ई एजेंडा